बिहार के ताल का क्षेत्र, जो कि बिहार के दाल की कटोरी के रूप में जाना जाता था और जाना जाता है भी, आज वह क्षेत्र समाप्त होने की कगार पर है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के दाल के कटोरे कहे जाने वाले ताल क्षेत्र की, जहां पे अब दाल उस कदर, उस प्रोडक्टिविटी के साथ, उस उत्पादकता के साथ नहीं गुजर रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या है वजह। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बिहार के दाल का कटोरा में है संकट। क्यों है संकट और क्या है इसके पीछे की समस्या, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि बिहार में दाल का कटोरा आखिर है कहां। तो आपको मेरे भाई बताते चले कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा बिहार का नक्शा है, जैसे लेट अस सपोज अब यहां पे मान के चलिए ये है नदी, ये बिहार का नक्शा है और ये है मान के चलिए नदी। तो इस नदी के जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के जो दक्षिणी का जो ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं चौड़ी सी पट्टी, जो कि जिसको हम कहते हैं ताल की पट्टी। और ये जो एरिया है पार्टिकुलरली बारिश के समय में जलमग्न रहता है और बारिश के समय जलमग्न रहने के कारण यहां पे खरीफ फसल जो है वह नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होता है, रबी फसल का समय आता है, यहां पे दलहन का जो क्षेत्र है या दलहन की जो खेती है जबरदस्त तरीके से, दलहन ही क्यों, तिलहन की भी खेती जबरदस्त तरीके से, खासकर आज के प्रेजेंट डे अगर हम बात करते हैं तो पटना का मोकामा वाला एरिया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर में ये पूरा का पूरा एरिया एक्सपेंडेड है। और इस पूरे के पूरे एरिया में दाल इतनी पैदावार होती है कि इसको हम लोग बिहार के दाल का कटोरा कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विच एरिया ऑफ बिहार इज कॉल्ड एज द राइस बॉल ऑफ बिहार। बिहार में चावल का कटोरा कौन से क्षेत्र को कहते हैं। तो आपको बताते चले कि ताल क्षेत्र लगभग बिहार में 1.27 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो बिहार के 6 जिलों पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर में विस्तृत है। और यह क्षेत्र बिहार में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं तो मसूर, चना और मटर की खेती के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। आपको बताते चले कि बिहार में चना, मसूर या मटर, ये तीनों की खेती जो है ठीक ठाक इस पूरे पार्टिकुलर एरिया में देखने को हमको नजर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे की क्या है बड़ी वजह, आखिर क्यों बिहार के दाल का कटोरा संकट में है और इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, तो आपको बताते चले। तो सबसे पहले कि अमूमन यहां पे होता क्या था कि जो ताल का क्षेत्र है, इस ताल के क्षेत्र में जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जलमग्न एरिया था। अब जलमग्न एरिया बारिश के समय होता था और बारिश खत्म हुई, खत्म होने के बाद वो पानी का एरिया खत्म हुआ और वहां पे खेती होती थी। लेकिन अब समस्या यहां पे उत्पन्न हुई है कि बारिश खत्म हो जाने के बावजूद भी इस एरिया से पानी जो है वो जल जमा भी रहता है, वो वहां से हटता नहीं है, जिस कारण से चीजें हमें देखने को नजर आती है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, तो मानसून के मौसम में गंभीर जल जमाव मुख्य समस्या है, जिससे पानी का स्तर 8 से 10 फीट तक पहुंच जाता है और फिर उसके बाद जो पानी का निकास होना चाहिए वो उस कदर नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि गाद बहुत ज्यादा गंगा नदी में जमा हो गया। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा लेट से आ रहा है और दाल की खेती करने के लिए जो नवंबर का महीना या जैसे यूं कहा जाए कि नवंबर या अक्टूबर या का महीना है वो काफी उपयुक्त होता है और यहां पे पानी को जाने में समय लग जाता है, जो जिस कारण से खेती नहीं अच्छी हो पाती है। और इस वर्ष देर तक बरसात होने से अभी तक पूरे ताल क्षेत्र से पानी नहीं निकला है और जब पानी नहीं निकला है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे खेती ताल की हो ही नहीं पाएगी और जब दाल की खेती वहां पे हो ही नहीं पाएगी तो किस बात का दाल का कटोरा। इससे यहाँ के किसान जो है काफी ज्यादा हैरान है, परेशान है और काफी ज्यादा इकोनॉमिकली उनको एक समझिए कि झटका मिला है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसका एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ है और बुआई पे क्या इंपैक्ट हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि नेचर परिवर्तन होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जलवायु परिवर्तन होने के कारण बारिश लेट से आया और बारिश लेट से आने के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि वर्तमान में 60 से 70% क्षेत्र ही अभी जल जमाव किया कीचड़ भरा हुआ है और बुआई से पहले 15 से 20 दिन का इंतजार जो है यह करना पड़ेगा।
और ऑब्वियस सी बात है कि बुआई से पहले 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है, और समय सीमा जो है कोई भी चीज के बुआई का, जो किसान परिवार से होंगे दे कैन अंडरस्टैंड कि चावल के बुआई का समय होता है, आलू के बुआई का समय होता है, धान के बुआई का समय होता है, हर चीज के बुआई का समय होता है। और समय सीमा यानी कि दलहन बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 नवंबर तक होता है, और देरी से होने वाले कड़ाके की ठंड और मार्च में पछुआ हवाओं से उत्पादन जो है प्रभावित होता है। तो होता क्या है कि उससे बीच में या उसके टाइमिंग के हिसाब से इसकी खेती कर दी जाती है। बट इस बार हुआ क्या कि फसल हानि का जोखिम और किसानों को खेत खाली कर जाए की आशंका सता रही है, और मोकामा जैसे क्षेत्र जो कि पहले ही नुकसान का अनुमान यहां पे हो रखा है, जहां पे माना जाता था कि ये जो पूरा का पूरा समझिए कि दाल का कटोरा वाला एरिया है, वहां पे इस कदर हमको समस्याएं देखने को नजर आती है। अब इसके पीछे की क्या समस्या है कि आखिर क्यों जो है इस पूरे के पूरे पार्टिकुलर एरिया से पानी का निकास नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे के कारणों को अगर हम गौर करते हैं तो सबसे पहला कारण है कि ड्रेनेज सिस्टम का अच्छे तरीके से काम नहीं करना। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान के चलिए नदी है, उस नदी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं पानी जा पा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पानी नहीं निकल पाने का मुख्य कारण गंगा नदी के मुहाने पर गाद का जमा होना, और गाद की सफाई जरूरी है जो कि नहीं हो रही है, जिसके कारण पानी जमा है। गाद के कारण पानी आगे नहीं जा पाता है, जिससे यह समस्या 1 दशक से बनी हुई है। और इस समस्या का समाधान आज हमको देखने को, मतलब समस्या समाधान तो नहीं, लेकिन उसका एक व्यापक असर हमको अब देखने को नजर आ रहा है कि जो बिहार का दाल का कटोरा है, वो दाल का कटोरा अब समझिए कि वहां पे कोई भी फसल नहीं हो रहा है, दाल तो छोड़िए। इसका कंक्लूजन अगर हम कहें तो किसान जो है परेशान है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई दूसरी फसल नहीं होती है, और इसलिए समय पर दलहन की खेती उनकी आजीविका के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर अगर हमारे फूड सिक्योरिटी की भी बात करते हैं तो हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी ज्यादा रिलेवेंट है। अगर दाल की खेती इस पार्टिकुलर एरिया में नहीं हुई तो यह एक पॉजिटिव साइन के रूप में तो स्वाभाविक सी बात है नजर नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन इसको लिखिएगा कि बिहार का ताल क्षेत्र अक्सर राज्य के दाल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। फिर यह गंभीर जल जमाव और बुआई में देरी के अवंती संकट का सामना करता है। इस घटना के पीछे मुख्य भौगोलिक और अवसंरचनाएं यानी कि स्ट्रक्चरल वे में कारणों का विश्लेषण करें और स्थानीय किसानों पर इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करें, और इस वर्ष की चुनौती को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले का उपाय करें। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मजा आएगा लिखने के लिए। आप चेक करवाना चाहें तो हम आपको एक मेल आईडी दे देंगे, एक आपको मेल आईडी और एक टेलीग्राम आईडी देंगे, वहां पे आप भेज सकते हैं। फिलहाल के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बिहार का कौन सा ऐसा एरिया है, बिहार का कौन सा ऐसा एरिया है जिसको दाल का कटोरा कहते हैं। कोसी क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, मगध क्षेत्र या ताल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि लेख के अनुसार ताल क्षेत्र के जल जमाव के कारण पानी की निकासी की मुख्य बाधा क्या है, बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टिमल टाइम फॉर सोइंग पर्स इन ताल रीजन। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू द डिले सोइंग कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग द सीजनल प्रॉब्लम डज द क्रॉप फेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। क्या होता है, क्यों उसको अगर लेट से होता है तो पछुआ प्रॉब्लम, क्या आप बताइए उत्तर। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल द ताल रीजन इज स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये बिहार के कितने जिलों में है, इसका उत्तर दीजिए। बाकी आपको बताते चले मेंस का आंसर आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकते हैं, इसको स्कैन करके जुड़ जाइए, या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख लीजिएगा और जुड़ जाइए। मेरे क्लास की पीडीएफ और अपना आंसर यहीं पे दे सकते हैं। इसके अलावा मेल आईडी भी है मेरा आदित्य डॉट, मैं आपको भी बता दूंगा मेल आईडी, उस पर भी आप कर सकते हैं अपना आंसर लिख करके, सर ये क्वेश्चन इसका आंसर है। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो आरंभ 14.0 बैच है, जुड़ सकता है। कैसे आपको इस पेड कोर्स का जुड़ना है और क्या क्या खास बात है पेड कोर्स में, सबसे पहले तो ये मेरा मेल आईडी ले लीजिए आप लोग। दिस इज मेल आईडी दिख रहा होगा आपको, aditya.vaibhav@studyIQ.com। बाकी आपको बताते चले आप में से कोई भी जन अगर हमारे स्टडी आईक्यू के पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए, स्टेट पीसेस पे चले जाइए, बिहार पे चले जाइए, बिहार पीएससी आरंभ 14.0 पे चले जाइए, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां आदि लाइव लिखेंगे, आदि लाइव लिखने के बाद आप देखेंगे आपको डिस्काउंट मिल गया। अब देखिए दोस्तों इस कोर्स में आखिर हम लोग कैसे पढ़ाते हैं तो सुनिए ध्यान से। आज से जो है इस कोर्स में आपका क्लास जो है शुरू हो रहा है, और जैसे मान के चलिए आज जो है आपको पॉलिटी आज से शुरू हो रहा है। पॉलिटी में शुरू होगा तो जैसे मान के चलिए पॉलिटी का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा आज, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ लिया
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मास्टर आपको नोट्स लिखवाया, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया जाएगा। आपको इस बैच में मिलेगा मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो आपके इस नोट्स को देख, आपको नोट्स जब आपने लिखा है तो आपको मेंटोर सबसे पहले क्या करेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कोई चैप्टर है उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या करेगा मेंटोर, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो है एक आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाएगा ताकि आपका डायमेंशन और ज्यादा बेहतर हो। उसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्रक्स नोट दे देगा। उसके बाद मेंटोर क्या करेगा मेरे भाई, तो उसके बाद मेंटोर करेगा कि आपको जो है एक एमसीक्यू बनवाएगा आपसे, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो आपके मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा। उसके बाद मेंटोर क्या करेगा, तो आपके पोर्टल पर एक क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, मॉडल आंसर को देखेंगे, उस मॉडल आंसर को देख करके आप अपने आंसर को लिखेंगे। और अपने आंसर को जब आप लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने आंसर को मेंटर को सबमिट करेंगे। पहली बार में आप अच्छा नहीं लिखेंगे, लेकिन दूसरी बार में आप जब लिख के देंगे तो मेरे पास वो आएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा तो ऑब्वियस सी बात, इससे मेरा फैकल्टी का मेंटरशिप मिलेगा और 24/7 में आपके लिए मेल आईडी के उपलब्ध हूं। बाकी मेंटर आपके समक्ष कॉल से के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रकार से आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों आपको अच्छे से तैयार करेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच, और दोनों प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से तैयार होता है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी प्रकार से 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप करा देंगे और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अच्छे से इसको कवर अप करा करके आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूती जो है हम इसमें प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें जो है आपको यहां पर मौजूद नजर आ जाती है। अब नाउ द कंसर्न है इसकी, अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पे सारी चीजें नजर आ रही है, अब यहां पे आपको ये सारी चीजें इतनी सारी चीजें नजर आ रही है। अब अगर मान के चले आपको किसी भी प्रकार का असिस्टेंट की जरूरत है तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप अगर देखना चाहें कि हम कैसा आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कराते तो आप डेमो के लिए आपके यहाँ पे मॉडल आंसर दिया गया, आप इस पे जा सकते हैं, इस लिंक पर, ये डेमो के लिए ओपन है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसा हम लोग कितना अच्छा आप लोग को मॉडल आंसर प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। और जब आप आंसर दिखाते हैं तो आंसर हम लोग कैसे चेक करते हैं तो उसके बारे में भी आपको हम दिखा देते हैं। एक बच्चे का हम लोग आंसर जो है वो रख रखे हैं कि इस आंसर को आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग चेक करते हैं इसके आंसर को। एक सेकंड, जैसे अगर आप देखिएगा, दिस इज द आंसर। नहीं, हाँ नहीं, यहीं पे होगा। देखिए एक कॉपी का आंसर हम आपको दिखाइए, हाँ देखिए ये रहा आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का एक सैंपल आंसर चेक किया हुआ कॉपी है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे ने आंसर लिखा है, उसका एक डेमो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे उसका एक एक पॉइंट को बताएगा कि कहां आप सही कर सकते हैं, कहीं आप गलत कर सकते हैं, कहां पे आपका कुछ और पॉइंट ऐड करके आपके आंसर को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो तैयारी होती है ना दोस्तों, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपका सिलेक्शन होता है। तो इधर उधर मत भागिए, इस नंबर पर आराम से आप कॉल कीजिएगा 9289996924 और बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदित्य सर के मेंटरशिप के साथ आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।